अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। पाकिस्तान की वफाकी असेंबली में एक बजट पेश किया गया। ये बजट बहुत ही आम करार दिया जा रहा था क्योंकि आईएमएफ की मुशावरत से बजट तैयार किया गया और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान की जो मीशत है वो काफी मुश्किलात के बाद संभली है। तो अब ये जो बजट होगा वो पाकिस्तान की उड़ान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की आम आवाम के लिए बहुत कुछ सरप्राइजेस ला सकता है। लेकिन अभी तक हालात ये हैं कि बजट पास नहीं हो रहा। इसी की वजह से स्टॉक मार्केट पर भी एक दबाव देखने में आ रहा है जो कि मुसलसल 2 दिन मंदी का शिकार नजर आई। आम आवाम के लिए इस बजट में क्या और जो टैक्सेस का जो बोझ है वो किस अंदाज से आवाम पे पड़ता नजर आ रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने का हमारे ज्वाइन करें सीनियर एनालिस्ट जनाब अतीक रहमान साहब। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतीक साहब, ये बजट जो आया, योर फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट दिस बजट, और अब जब बजट पूरी तरीके से फाइनलाइजेशन की स्टेज पे है तो क्या वजह है कि ये कौमी असेंबली से पास नहीं हो पा रहा? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी होगी, वो ये है कि जो टारगेट्स रखे गए हैं जिसमें जीडीपी ग्रोथ को 4.2% पे एंटिसिपेट किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि इट विल बी सपोर्टेड बाय द इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज सेक्टर। अब इंडस्ट्री खुद तो थोड़े से प्रॉब्लम में है, एनर्जी के टैरिफ्स हैं और दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिक्स करें तो गैस वगैरह की भी कंप्लेंट्स हैं। इन सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा करें तो देखिए, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन लाइन काफ़ी सीवियरली डैमेज है और प्रोडक्शन वो नहीं आ रही और वो आउटपुट नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्री तो मुझे नहीं लगता कि कोई सपोर्ट कर सकी, वो खुद सपोर्ट का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें एग्रीकल्चर सेक्टर के, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी खुदा ना करे बड़ी ज़बरदस्त एक फॉल बैक है और वो एक लंबा चौड़ा उसका हिसाब किताब है। एग्रीकल्चर में वो आउटपुट नहीं आ रही। कॉटन का एग्जांपल ले लें जिसमें हम लीडिंग होते थे, तो आज अमेरिकन कॉटन के सबसे बड़े बायर हैं जी। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि और भी बहुत सारी चीजें जिससे एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम में डाला हुआ है। किसान किसी ना किसी तरह नाराज है, इसको भी थोड़ा करना होगा। तो अभी मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर की कोई सपोर्ट आ सकती है। अतीक साहब, इसके बाद सर्विसेज सेक्टर, तो सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 67% यूथ बल्ज, जिसने एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट को तंग किया, ना किसी को तंग किया, और अपनी फ्रीलांस लेकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके अपने पैसे कमाए और पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं और उसको हम कह सकते हैं कि सर्विसेज सेक्टर। लेकिन सर्विसेज सेक्टर का एक छोटा सा कंप्लेन है, वो ये है कि हमने इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन हमारे साथ इकोनॉमी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, उल्टा हम पर 18% जीएसटी लगा दिया। और भी बहुत सारी तफसीलात हैं, तो बहुत सारी यही सेक्टर की बात करें, टू बी प्रिसाइज, अगर मैं गलत नहीं, ऑनलाइन सेक्टर की बात कर रहे हैं आप, जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। जी हाँ, वही ऑनलाइन और आईटी और ऑनलाइन परचेजेस वगैरह और सब कुछ, जिसमें अभी ये रिव्यू पे है सारी चीजें, कोई चीज सामने नहीं आई है इतनी फाइनल होकर, लेकिन ये एक सजेशन आया है और ये कहा गया कि 18% जीएसटी सर्विसेज सेक्टर के इस वाले मामले पे लगाया जाएगा जिसमें हमारे बच्चे फ्रीलांस पे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसमें ऑनलाइन भी शामिल है। ठीक ठीक, पॉइंट टेकन। आगे चलते हम देखते हैं तो इंटरनेशनल कंडीशंस पे अगर देख लें तो इज्जत, इंटरनेशनल कंडीशंस का ये हाल है कि काफी चैलेंजिंग इंटरनेशनल कंडीशंस हैं। हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है दिन पर दिन। तो एक तरह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस थे हमारे, जिनको किसी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल करने में कामयाब हुई थी, वो थोड़े से इफेक्ट हो रहे हैं और थोड़ा सा आगे जाके वो काफी बड़ा बर्डन भी बन सकता है और दोबारा से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इरप्ट होकर सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बर्डन भी है फॉरेन एक्सचेंज पे। जब बर्डन होगा फॉरेन एक्सचेंज पे तो फौरन वो करंट अकाउंट जो सरप्लस में है वो भी डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट में भी जा सकता है। फिर एक छोटी सी क्रिटिकल सिचुएशन है कि दुनिया के इन सर्कमस्टांसेस को लेकर हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी आगे आने वाला लग रहा है और साथ ही साथ ये है कि करेंसी की भी कुछ थोड़ा सा डिवैल्यूएशन होगी, जैसे रुपी शेड हो रहा शुरू हो गया है ऑलरेडी। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, ये सर्कमस्टांस हैं जो इंटरनेशनल हैं और ऑयल के प्राइसेस और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से ये एक बोझ जो है हमारे इंपोर्ट बिल पे आ रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए इन चीज़ों से निकलने के लिए? सबसे बेहतरीन बात यह कि हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, जहां रेमिटेंसेस का सहारा लिया है हमारे नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज ने बहुत बड़ी सपोर्ट की है, वहां हमें अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना चाहिए। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड
इकोनॉमी पे हमें काम करना होगा और रात दिन काम करना होगा। और हम ये देख रहे हैं कि जिस मुल्क की ट्रेड अच्छी है वही मुल्क की इज्जत ज्यादा है, और जिस मुल्क की ट्रेड में प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हम लोगों के ट्रेड डेफिसिट है, सिर्फ दो ही मुल्कों के साथ हम ट्रेड सरप्लस है, अमेरिका और फिलीपींस के साथ। इसको हमें ग्रो करना होगा और बहुत ज़्यादा काम करना होगा। इसको ग्रो करने के लिए वो तमाम चैलेंजेस जिनको हम फेस कर रहे हैं उनको किसी तरह ओवरकम करना होगा, और किसी न किसी तरह इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन हमें देनी पड़ेगी। और इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन देने के लिए मैं हर वक्त एक बात कहता हूँ कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तब जाकर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उसके टारगेट्स पे हम पहुंच सकेंगे। और वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज या वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देने के लिए हमें कुछ दिन के लिए टैक्स हॉलिडे पे भी जाना पड़े तो हम चले जाएंगे। साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो रॉ मटेरियल का। हम 98% रॉ मटेरियल जो इम्पोर्ट करते हैं, हमें किसी न किसी तरह एक ऐसा तरीका इख्तियार करना होगा जिसमें हम अपना कोई 30 से 40% रॉ मटेरियल खुद तैयार कर लें। और हद तो ये है कि हम अगर एक्सपोर्ट भी करते हैं तो उसका भी रॉ मटेरियल हम लेके आते हैं, वैल्यू एडेड में भी रॉ मटेरियल आते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हमारी सबसे लीडिंग कंपनीज हैं उसमें भी हम वो रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जिससे क्या है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है और ईज ऑफ बिजनेस जो है ना वो बहुत हैम्पर हो रहा है। तो इस तरह मैन्युफैक्चरिंग बहुत सफर करी, जब मैन्युफैक्चरिंग सफर करी तो हम किसी तरह कंपटीशन से बाहर होते जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन की तरफ चलेगी और एक तरफ हमारा कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक बहुत बस ये एक सीरियस सी सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। इसको हमें जितने जल्द से जल्द हो यस्टरडे बेसिस पे कंट्रोल करना होगा। ठीक है, पॉइंट। अतीक साहब, मुझे जरा ये बता दें, जो टैक्स के बर्डन की बात हो रही होती है पाकिस्तान में, आपने सर्विस सेक्टर की बात की, सोलर के ऊपर जो टैक्सेस लगे उसके ऊपर बात काफी हो रही है। दीगर जो सेक्टर्स हैं जहां से हम देख रहे थे कि माजी में जिनको बड़ा सराहा जा रहा था, जिसको बड़ी सपोर्ट दी जा रही थी, वहां पर भी टैक्सेस की बात की जा रही है। सैलरीड क्लासेस के ऊपर जो टैक्सेस में कमी हुई तकरीबन ना होने के बराबर है। व्हाट डज दिस कंपाइल पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए कि कैसा ये इन इकदाम को कैसे देखा जा रहा है? सैलरीड क्लास का जब आप कहते हैं तो सैलरीड क्लास का मतलब होता है मिडिल क्लास। सैलरीड क्लास का मतलब होता है कॉमन मैन। और जब कॉमन मैन के ऊपर इतना बड़ा टैक्स होगा 35% से लेके कुछ और ज्यादा, तो वो टैक्सेस की वजह से वो ओवरबर्डन्ड हो रहा है। देखिए, एक सैलरीड क्लास का बंदा जब 35% टैक्स कटा लेता है तो हम देखते हैं कि उसके दो प्रॉब्लम्स आते हैं कि इतना बड़ा हैवी टैक्स उस पर लगा हुआ वो कटा रहा है, ऊपर से फिर जब वो कुछ भी करता है, कोई भी यूटिलिटी बिल पे करता है या परचेजिंग करता है या एज फॉर एग्जांपल कुछ भी एक्टिविटी अपनी दिखाता है जिसमें उसको अपनी बाइंग पे जाना पड़ता है, तो आप देखें कि उसको जीएसटी पे जाना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जाना पड़ता है, तो ही इज लेफ्ट विद नथिंग। 40% उसको बचता है, 60% तो उसका टैक्सेस पे ही निकल जाता है। इतना बड़ा बर्डन जब टैक्सेस का होगा किसी पे और फिर हम इतनी रिक्वेस्ट करें और उसके बाद फिर थोड़े थोड़े से टैक्सेस में रिलीफ दी जाए सैलरीड क्लास को, तो आई थिंक इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसके लिए कुछ ना कुछ सोचने की जरूरत है और बड़ी सीरियस सोचने की जरूरत है। 391 बिलियन रुपीस 9 महीने में कंट्रीब्यूट किए सैलरीड क्लास से, और साथ साथ आप देखें कि वो उसकी ग्रॉस इनकम से सब कुछ कट जाता है और डिडक्शन एट सोर्स है। सबसे बेस्ट तो टैक्स सैलरीड क्लास ही पे कर रहा है जिसका डीएस हो जाता है, डिडक्शन एट सोर्स रहता है। और फिर साथ ही साथ आप देखें कि वो कोई भी अपने एक्सपेंडिचर्स को उसको क्लेम भी नहीं कर सकता। तो ये क्या हो रहा है, वो अपने एक्सपेंडिचर्स को क्लेम नहीं कर सकता, वो अपनी सैलरी से इतना बड़ा अमाउंट कटा लेता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे चला जाता है। तो आई थिंक इट इज अ रियल बर्डन ऑन कॉमन मैन, ऑन मिडिल क्लास, ऑन सैलरीड क्लास। एक ही बात है, एक नाम के तीन नाम है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को आपके प्रोग्राम के तवज्जो से दोबारा रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको रिकंसीडर करें, इनको रिलीफ दें, और दे आर द मेन कंट्रीब्यूटर इन द इकोनॉमी। आप देखें, जब सैलरी क्लास की आप बात करते हैं तो रिटेल से ज्यादा वो आपका कंट्रीब्यूट करता है, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट से भी ज्यादा आपका कंट्रीब्यूट करता है, बल्कि इन तीनों को ले भी लिया जाए तो तभी भी सैलरी क्लास जो है वो ज्यादा पे कर रहा होता है। बिल्कुल, आई थिंक दीज आर रियल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। आप सोलर पे बात कर रहे थे, तो सोलर पे तो मेरा ख्याल है वो असेंबली ने एक्सेप्ट नहीं किया, कमेटी ने, और वो 5% उसको कम करके 10 पे ला रहे थे। फिर प्रोविंसेस ने, आज मैंने कहीं सुन लिया, देख लिया कि प्रोविंसेस ने भी रिक्वेस्ट की है कि नहीं जी बिल्कुल टोटल विड्रॉल करें
सोलर पे से। देखिए, एक गरीब आदमी सोलर के 2 पैनल लेकर अपने बच्चे को पंखा चलाकर रात को सुला लेता है, खुद भी सो जाता है तो ताकि दूसरे दिन मजदूरी करे। और बाकी चीज़ों को अगर आप ले लें उसके साथ, तो वो तो उन लोगों का है जो अफ़ोर्ड कर पाते हैं। जो कॉमन मैन है, जो मिडल क्लास है, वो तो सिर्फ़ सोलर पैनल्स लेकर ही पंखे चलाकर सो लेते हैं। तो क्या वो रात को सोए भी ना? तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, अभी सैलरी क्लास की प्रॉब्लम डिस्कस हो रही थी। दैट वाज़ द प्रॉब्लम। In fact, we are discussing about a common man and of a जी। middle class. गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है कि मिडिल क्लास कितने बर्डन में है इस वक्त और उसको किस तरह रिलीफ देनी चाहिए। ये कोई एक बहुत अनहोनी सी ख्वाहिश नहीं हो रही, या कोई रिवायती बातें नहीं हम कर रहे हैं। बात ये कि अगर हम अपने रीजन में जाएं, नेबर्स को देखें, हर जगह जाएं, तो सब लोगों ने मिडिल क्लास को सेव करने की कोशिश की है। और मिडिल क्लास सेव हुई है तो उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, जिसका आप ऑन दी अदर हैंड आप कह सकते हैं कि फिर एसएमई 82% की एसएमई कंट्रीब्यूशन जो है, जी। आपको ये मिडिल क्लास ही एसएमईज बन जाती है ऑटोमेटिकली। फिर आप माइक्रो फाइनेंसिंग से और एसएमई फाइनेंसिंग से इनको कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन, अभी एसएमई फाइनेंसिंग की बात आ रही तो मैं एक बात कह दूं कि एसएमई फाइनेंसिंग पे कुछ बात की है बजट में, लेकिन क्या रियल टाइम में वो फाइनेंसिंग अवेलेबल हो जाएगी? अगर वो रियल टाइम में फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि एक्सेस टू फाइनेंस आसान हो गया और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट आसान होने जा रहा है। तो अभी ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। ना एक्सेस टू फाइनेंस आसान है, ना कॉस्ट ऑफ क्रेडिट आसान है, ना एसएमई को कोई वो चैन है, ना उसको कोई वो फैसिलिटीज है, ना उसको कोई वो मराहत हासिल है जिससे जो जी। उसकी 82% की कॉम्पोजिशन है और 40% की जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है, वो वाजे हो सके और ये हो सके कि यार, टिट फॉर टैट हुआ, इसने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन किया तो इकोनॉमी ने भी इसके लिए कंट्रीब्यूशन किया। अच्छा, ये पॉइंट टेंजिबल देखिए। बेनिफिट्स तो दिखाने होंगे, ये ज़रूरी है। अ, बिल्कुल ठीक कह रहे थे साहब। एक और बड़ा कंसर्न है जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करूं, जिसके साथ तकरीबन 72 अलाइड इंडस्ट्रीज भी वाबस्ता हैं, और एक एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा सोर्स भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैं हालिया दिनों में गुफ्तगू सुन रहा था आबाद के सदर हसन बख्शी साहब की। वो बड़े मायूस हैं इस बजट को लेकर, और अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस माहौल में कंट्रीब्यूट नहीं करती, या ऑलरेडी जो माजी में पाकिस्तान से बाहर जा चुकी है, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर रही है, तो फिर इसका क्या हल होगा? देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, बहुत आसान सी बात है। आप जो टैक्सेस लेते हो, आप उनके टेंजिबल बेनिफिट दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका रिटर्न मिलेगा। लोग टैक्स नेट में खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर आएंगे। वरना वही लोग टैक्स देते रहेंगे, जैसे कि मैं कहता हूँ कि 3% डायरेक्ट टैक्स देता है और 95% टैक्स का बोझ जो है ना उठा के घूम रहा है। तो जी। हमको इसको टैक्स नेट को बढ़ाना है और लोगों को भी चाहिए वो टैक्स नेट पे ज्यादा से ज्यादा आए और इकोनॉमी पार्टिसिपेट। इसी तरह जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात आती है, या बिजनेस कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन की बात आती है, तो आप ये देखें कि उनके तो शिकवे शिकायतें नहीं खत्म होते। कभी वो टैरिफ को लेकर परेशान हो रहे हैं, कभी गैस को लेकर परेशान हो रहे हैं, कभी हर 15 दिन में पेट्रोलियम के प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, कभी पेट्रोलियम लेवी लग रहा है, कभी कार्बन लेवी लग रहा है। जी। मकसद कुछ रिलीफ कहीं से, कोई एडवांटेजेस पोजीशन बने ना, कोई ऐसा हो कि भाई कहा जाए कि ये सेक्टर को हमें प्रमोट करना है और प्रमोट करने के लिए हम इनको ये रिलीफ दे रहे हैं, टैक्स बर्डन से निकाल रहे हैं। और ये जो टैक्स के एडिशनल टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज जो लदे हुए हैं, और आप देखें ना इलेक्ट्रिक के बिल पे क्या है, सेल टैक्स, अनदर सेल टैक्स, फर्दर सेल टैक्स, मतलब इसी तरह की कोई कहानी है जो उसके पीछे बिल पे लिखी होती है। और वो अतीक साहब, कब जब इस तक तरह का वो बजट बनाया बिल पे जाता है जो करेगा? टैक्स से लोडेड होता है, इस तरह का जब बजट बनता है जब टैक्स से लोडेड होता है, तो ये करप्शन का कितना बड़ा रास्ता खोलता है। क्योंकि आम तौर पर तो ये भी कहा जाता है ना, जहां पे टैक्स ज्यादा होगा वहां टैक्स चोरी के रास्ते भी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसी तरह है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि आपके तमाम सवालों का जवाब एक ही है हमारे पास, और वो यही है कि टैक्स रिलीफ मिलने चाहिए, बर्डन्स कम होने चाहिए, लोगों को सुख का सांस मिले, और आप टेंजिबल बेनिफिट्स दिखाएं कि जो टैक्स लिया है आपने उस टैक्स से क्या दिया है, क्या नाला जो बह रहा है वो ठीक हो रहा है, क्या बिजली आ रही है, क्या खंबे लगे हुए हैं, क्या पंखा चलता है घर में, बच्चों को दवाई मिल जाती है, क्या तालीम के लिए उनको पैसे मिल जाते हैं, या वो रूल रहे हैं उनको एडमिशन ही नहीं मिल रहा कहीं और, या वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भाग रहे हैं, आप बच्चे को लेकर उसको दवाई भी नहीं मिल रही, इलाज भी नहीं मिल रहा।
ये सारा कुछ भी देखना होगा। ये कंप्लेंट्स हैं, ये और बड़ी जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं जो एक आम आदमी की है। और मैंने आपके साथ अब तक जितनी बात की है वो मैंने कॉमन मैन को, मिडिल क्लास को, सेकेंडरी क्लास को सामने रख कर किया। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, this all I belong to this class and we are all in real problem में, we are in distress। और अब जब इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस इन्फ्लेशन के सामने आ रहे हैं, रुपी शेड होती नजर आ रही है, साथ में इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उस पर हम देख रहे हैं कि वो एक अजीब सी सिचुएशन और क्रिएट होने जा रही है। पेट्रोलियम के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारा कुछ क्या करेंगे, वैसे किस तरह अच्छा सर, होगा, एक एक आखिरी सर्वाइवल कमेंट मैं कैसे चाहूंगा जरूर होगा? कीजिएगा। बजट नाम है इस बात का कि सर्वाइवल पे बात की जाए कि एक आम आदमी कैसे सर्वाइव कर सकता अतीक है। साहब यही देखिए बात के बजट जो ऊपर, है ना, अतीक साहब यही बजट बात को के ऊपर ऐसा मैं नहीं है चाहूंगा। कि एक बार बजट आ गया तो फिर साल भर नहीं आएगा। ऑर्डिनेंस से सप्लीमेंट्स, मिनी बजट सब आते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट भी कंसीडर की जा सकती है कि किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ रिलीफ तो दिया जाए। आतिक साहब इसी बात के ऊपर मैं चाहूंगा, क्योंकि कॉमन मैन की बात हो रही है, मैं खवातीन का एक बड़ा पोर्शन है, बुजुर्गों का एक बड़ा पोर्शन है, ओल्ड एज बेनिफिट्स की जब हम बात करते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो अपनी रिटायरमेंट पेंशन सेविंग्स को बैंक्स में पार्क करता है, उससे एक जो रिटर्न आता है वो अपने रोजमर्रा के मामला चला रहा होता है जैसे तैसे। ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बड़ा ड्रास्टिकली नीचे आया, लेकिन जब ये सब हुआ तो उस सेगमेंट को भी बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम नहीं किया, तो इसको किस तरह से देखा जा रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपकी इस बात को। देखिए इसको इस तरह ले लें कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो बैंक सेविंग्स होती हैं या डेट्स फंड्स होते हैं, जिस पे बेवाओं ने, पेंशन लेने वालों ने, सीनियर सिटीजन्स ने, ओल्ड एज के लोगों ने या डिसेबल लोगों ने, उस पे स्पेशल लोगों ने उस पे अपने पैसे रखे होते हैं। उन पैसों से जो आमदनी उनको आती है, उस आमदनी से वो अपना किचन चलाते हैं, घर का किराया देते हैं, अपनी दवाई ज़रूरत का करते हैं और कुछ ज़िंदगी को आसानी से गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि पिछले दिनों जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता चला गया, उनकी इनकम भी कम होती चली गई और ड्रास्टिकली कम हुई है, बहुत ज़्यादा लेवल पे कम हो रही है। इस्लामिक बैंकिंग से तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इंटरेस्ट रेट को फॉलो करेंगे या काइबोर को फॉलो करेंगे। जैसे जैसे कन्वेंशनल बैंक इंटरेस्ट रेट कम होता है, वो प्रॉफिट जो बैंक सेविंग अकाउंट्स में लोगों ने रखी होती थी, नादार लोगों ने, मुस्तहिक लोगों ने, उनकी वो प्रॉफिट कम होती चली आई। और आदमी मुझको मिलता है वो कंप्लेन करता नजर आता है कि ये कहाँ पे पहुंच गई, 25% भी वो नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए था, जो पहले मिलता था उनको उसके रिटर्न में। अब क्या हो रहा है कि इस्लामिक बैंकारी भी यही करी। तो इस्लामी बैंकारी फिर क्या रिबा फ्री का नारा लगा रही है, तो रिबा को क्यों फॉलो करी? मेरी समझ में ये बात अभी तक नहीं आई कि इंटरेस्ट से फॉलो हो रहा है वो प्रॉफिट, कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया। किस कदर बेचैनी और परेशानी है। और उसके ऊपर देखिए सोने पे सुहागा क्या है कि आप उनको, वो बेचारे ना कोई कारोबार करते हैं ना कुछ करते हैं, आप उसको नॉन फाइलर कहते हैं और उन पर वो वाला टैक्स लगा देते हैं उनकी प्रॉफिट पे, जो आपका सबसे बड़ा टैक्स है जो आपने नॉन फाइलर के लिए पसंद किया, 30%। बैंक बैंक सेविंग अकाउंट्स पे जो प्रॉफिट आता है उस पे आपने 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 30% का नॉन फाइलर कह के टैक्स उन पे लगा दिया। दे आर उनका क्या लेना देना फाइलर नॉन फाइलर से? वो बेवा है, वो गरीब है, वो बूढ़ी औरत है, वो बूढ़ा आदमी है, वो लाठी लेके चलता है, वो परेशान है, वो स्पेशल पर्सन भी हो गया है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो ज्यादा उसकी जिंदगी में मसाइल आ रहे हैं, उसके हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो फाइलर नॉन फाइलर में कहा जा सकता है? सर प्लीज ये रिक्वेस्ट की जा रही है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि कंसीडर करें इस बात को कि उनको नॉन फाइलर ना बनाएं, ताकि उनका जो आपने 15% का टैक्स रखा है प्रॉफिट में, अव्वल तो आप उनसे टैक्स ले ही ना आना। इस थोड़े से टैक्स को लेकर आपके रेवेन्यू में कितना इजाफा हो रहा है, हमारे रेवेन्यू में कितना इजाफा हो रहा है? उनका तो पंचर निकल रहा है इस टैक्स लेने से। आगे उनकी प्रॉफिट, उनका इनकम इतनी कम हो गई कि जो लाख रुपए लेते थे वो कोई अभी 40-50 पे आ गए और उससे भी कम हो जाते हैं, कभी कभी 30 पे आ जाते हैं। अब उस पर उनका 30% का नॉन फाइलर का टैक्स भी आप ले लोगे तो वो घर क्या लेके जाएंगे? 15,000 में मुझे बताएं कि कोई घर चला सकता है? 20,000 में घर चला सकता है अपना पूरा एक बूढ़ा आदमी? अधीक साहब लास्ट कमेंट,
हमारे पड़ोस में एक जंग लास्ट लगी कमेंट थी। से पहले मैं आपको बता दूं कि डेट फंड्स को में इन्होंने टैक्सेस को 15% से बढ़ा के 25% कर दिया। यहाँ पे फाइलर नॉन फाइलर का कोई जिक्र नहीं है। जो फाइलर नॉन फाइलर की बात कर रहा था वो मैं बैंक सेविंग अकाउंट्स पे कर रहा था। बिल्कुल ठीक है। अध्यक्ष साहब एक चीज मुझे बता दें आखिरी, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक जंग लगी हुई है। उसके असरात ये हैं कि बाद में मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। उसी का असर पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान में ऑलरेडी हम टैक्स लेवी, पेट्रोलियम लेवी के नाम पे बहुत बड़ा टैक्स लेते हैं। सर, पाकिस्तान की अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में महंगाई की सूरत हाल क्या होगी, एक आम आवाम का सर्वाइवल कैसे होगा? और फिर जब इस तरह की बातें आती हैं कि जब आपको डिजिटल ट्रांजैक्शंस करनी है, कार्ड्स के जरिए ट्रांजैक्शन करनी है, सर ऐसे में एक आम आदमी कहां पे खड़ा है? सर जी, बात सही तो मेरी भी समझ में नहीं आती और हमने प्रोग्राम के शुरू में जो बातें की हैं, ये जो पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी की बातें की हैं और इन्फ्लेशन के बढ़ने की बातें की और इंटरनेशनल सिचुएशन और पेट्रोलियम के दाम बढ़ने की बातें की हैं, तो इसमें तो ये एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ चीज़ें जा रही हैं और चैलेंजिंग कंडीशन है। आई थिंक हम लोगों को सर जोड़ के बैठकर कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसमें हम इन प्रॉब्लम से नबर-अज़्वा हो सकें और पूरी कौम किसी भी बड़े प्रॉब्लम में जाने से पहले-पहले और क्राइसिस में जाने से पहले-पहले इससे निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच, अतीक रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और